नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बारिश के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख। जीवामृत बनाने की विधि और इसके प्रयोग के फायदे। बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिससे बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और पशु जब इनकी चपेट में आता है तब कई रोग पशु में पनपने लगते हैं। अगर पशुपालक पशुओं की देखरेख सही तरीके से करें तो इन सारी समस्याओं से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो चलिए पशु की सही देखरेख के बारे में जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार से। किसान बंधुओं, ये बरसात का आगमन हो चुका है। बरसात अपना दस्तक दे चुका है। इसके आगमन से ही हमारे एक तरफ पशुओं के लिए हरा चारा का उत्पादन बढ़ जाता है, जो पशुओं के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। उनको संतुलित आहार के रूप में हम लोग चारा एक दे सकते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। इसी प्रकार से बरसात के आगमन होने पर विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को पनपने का मौका मिलता है। ऐसी स्थिति में हमारे अगर किसान बंधु अगर सावधान नहीं होंगे तो उनके पशु विभिन्न प्रकार के रोगों से आक्रांत हो सकते हैं। पशु उनके बीमार हो सकते हैं। बरसात में कई प्रकार के रोग अक्सर पशुओं को लग जाते हैं। उनमें मुख्य रोग से जो रोग होते हैं वो एचएस का रोग होता है, जिसको हम लोग गलघोटू रोग के नाम से जानते हैं। गलघोटू रोग पशुओं का बहुत ही एक संक्रामक और खतरनाक बीमारी है, जो एक बार पशुओं को लग जाता है तो उसे बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए इसका टीका बाजार में उपलब्ध है। हम समय से अगर टीका लगाएं तो इस रोग से बचा सकते हैं। इसी तरह से एक लंगड़ी रोग होता है, जिसको बीक्यू के नाम से जाना जाता है। इसमें पशु को अक्सर क्या होता है कि बरसात के समय में होता है ये रोग, पशु एक पैर से या दो पैर से या चारों पैर से लंगड़ाने लगते हैं और उनके पूठा पर जख्म तैयार हो जाता है, वहाँ काला बन जाता है। किसान भाइयों, वैसे तो ये रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु ये रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। और इसके उपचार के लिए किसान भाइयों, पशु के जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाए। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा ना लगे और चीरा लगाने के बाद उस घाव पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से जीवाणु मर जाते हैं। इनसे इस रोग से, इस खतरनाक रोग से भी बचाने के लिए टीका उपलब्ध है, जिसको बीक्यू वैक्सीन के नाम से जानते हैं। हम अपने नज़दीक के वैक्सीनेटर से या पशु चिकित्सक से राय लेकर के हम इस खतरनाक रोग से बचाने के लिए अपने पशुओं को टीका लगा सकते हैं। इसी प्रकार से एंथ्रेक्स रोग होता है, जो ये बरसात के समय में होता है, तो इसको भी हम लोग इसको साल में एक बार अगर हम लोग टीका लगाते हैं तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोगों से हम पशुओं को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, वैक्सीनेशन कराते समय ध्यान रखें कि 6 माह से कम उम्र के पशु को
BQ रोग का टीका न लगाएं और उसके अलावा अन्य पशु को रोग से बचाने के लिए रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाएं और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनॉइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। एक बात ध्यान देना है कि जब हम टीका लगाते हैं तो टीका लगाने से 1 सप्ताह पूर्व कम से कम हम अपने पशुओं को डिवर्मिंग कराएं। डिवर्मिंग का मतलब होता है कि जो उनके पेट में कीड़े हैं या बाह्य सतह पर जो कीड़े हैं उनका सफाया कर दिया जाए। कृमि की दवा अगर हम दे देते हैं तो पशु के शरीर के अंदर या बाहर जो कीड़े होते हैं वे खत्म हो जाते हैं और इस तरह से पशु का स्वास्थ्य बेहतर होता है। तब अगर हम टीकाकरण करते हैं तो वो टीका काफ़ी कारगर होती है और हमारा पशु बिल्कुल स्वस्थ होता है। टीका लगाने में कुछ सावधानियां बरती जाती है। यह ध्यान देना है कि टीका हम शांत वातावरण में लगाएं। कोशिश हमें करनी चाहिए कि टीका या तो संध्या समय में या सुबह के समय में टीका को लगाएं। टीका लगाते समय पशु को बिल्कुल शांत रखना जरूरी है, उसको भयभीत नहीं रखना चाहिए और शांत वातावरण में टीका लगाने से टीका कारगर होता है। टीका में यह ध्यान देना जरूरी है कि टीका का प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट हो, प्रॉपर ढंग से उसका रख रखाव करना जरूरी है। टीटी का टीका लगाना जरूरी है। तो इन बरसात के समय में विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए हम विभिन्न प्रकार के टीकों का उपयोग अपने पशुओं को निश्चित रूप से करें, तभी हम अपने पशुपालन व्यवसाय को सफल बना सकते हैं और उससे पौबारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको जीवामृत बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसे कि जीवामृत की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्राकृतिक खेती है उसके जो 4 स्तंभ हैं उनमें से जो एक स्तंभ है वो है जीवामृत। और जो जीवामृत है उसका महत्व ये है कि ये पोषक तत्व प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्राकृतिक खेती में। किसान भाई अधिक पैदावार की चाह में खेती में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। रसायनों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बेहद ही आसान है।
और वे है जीवामृत। इसे किसान अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके लागत को कम करने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। जीवामृत जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, जीवों के लिए अमृत। तो जो प्राकृतिक खेती है वो सूक्ष्म जीवों की खेती कही जाती है और जो जीवामृत है वो एक तरह का जामन का तरह काम करता है। जैसे कि 1 चम्मच जामन दही का मिलाते हैं तो पूरी के पूरी दूध को दही में बदल देता है। इसी तरह से जो जीवामृत है पूरी भूमि को उस कल्चर से क्या करेगा कि वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण कराता है। उसके साथ साथ ये जैव उर्वरक का काम भी करता है। महत्वपूर्ण बात है, ये किसी भी तरह की फसल पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। और कुछ ही सामग्री जो कि आपके घर में अवेलेबल है, जो आपके गांव में अवेलेबल है, उससे हम इसको बना सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए जब जीवामृत हम बनाते हैं तो उसमें हमें चाहिए 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी के साथ हमें चाहिए 10 केजी आपका देसी गाय का गोबर, फिर 10 लीटर हमें चाहिए देसी गाय का गौमूत्र और 2 किलो चाहिए हमें बेसन, 2 किलो चाहिए हमें गुड़ और 1 किलो ऐसी मिट्टी जिसे हम ऐसी मिट्टी जो कि हम बरगद के पेड़ के नीचे से या पीपल के पेड़ के नीचे से लें, जहाँ पर कोई भी रसायन का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो ये जो 6 सामग्री है ये चाहिए होती है आपकी जीवामृत बनाने के लिए। बनाना कैसे है, आपको एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है जिसमें 200 लीटर पानी आपका आ जाए। तो आपको उसमें 200 लीटर पानी भर लेना है और पानी भरने के साथ आप में उसको क्या करना है, 10 जो किलो आपका देसी गाय का गोबर है उसमें घोल लेना है। और ये यहाँ पर बात याद रखने वाली है कि जो गोबर है वो जितना ताज़ा होगा वो उतना अच्छा होगा जीवामृत बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप जो 10 लीटर आपका गौमूत्र है उसको उसमें मिला दीजिए। फिर अलग से थोड़े से पानी में आप क्या कीजिए कि बेसन, जो 2 किलो बेसन है उसका घोल बनाकर जब वो पूरी अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए उसको फिर उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा गुड़ है 2 किलो वो भी हम उसमें मिला देते हैं और जो 1 किलो आपकी जो सजीव मृदा है उसको भी हम उसमें मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह आपको घुमा लेना है और घुमाते हुए आपको ये चलाते हुए याद रखना है कि जो इसकी दिशा होनी चाहिए वो दिशा होनी चाहिए घड़ी की जो सुई होती है उसकी दिशा में इसको आपको घुमाना है। और आपको 72 घंटे के लिए, मतलब आपको 3 दिन के लिए इसको ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। और इसके जो आपका जो ड्रम आपने लिया है उसको हमें ढक देना चाहिए और ढकने के लिए या तो कपड़ा या फिर आपका जो टाट का बोरा हो जिसमें से कि आपकी हवा आर पार जा सके। कभी भी हमें इसे इस तरह के ढक्कन से बंद नहीं करना चाहिए जिससे कि इसकी जो अंदर विषैली गैसें हैं वो बाहर ना निकल पाए। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी है इसमें कि प्लास्टिक का कंटेनर हो। दूसरी बात, आप जब इसे 3 दिन के लिए छोड़ें तो इसे छायादार ही जगह में रखना चाहिए, इसे धूप नहीं लगनी चाहिए। और एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि जब आप बेसन मिलाएं तो एक साथ ना मिलाएं वरना गुठलियाँ पड़ जाती हैं। बेसन को आप अलग से मिला लें और उसे मिलाने के बाद इसमें इसको मिश्रित कर लेना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं कि इसको उपयोग कैसे करना है। तो जीवामृत का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जब आप बुआई कर रहे हैं किसी फसल की या आप अपनी भूमि तैयार कर चुके हैं तो 200 लीटर जो जीवामृत बना है उसका हम 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, इसे जो आपका सिंचाई का पानी है जहाँ से जा रहा है उसके साथ मिलाकर भी इसको छोड़ा जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं किसी फुहारे की हेल्प से या आपका हजारा की हेल्प से इसको छिड़काव कर सकते हैं, या फिर बाल्टी में लेकर आप इसको क्या कर सकते हैं अपने छोटे छोटे जो मग्गे हैं उसके हेल्प से भी इसको बिखेर सकते हैं। और उसके बाद 21-21 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे किया जाता है। तो 13 लीटर पानी और 2 लीटर जीवामृत जो कि आपका कपड़े से छना हुआ होना चाहिए उसे डालकर आप क्या करें, अच्छे से मिला लीजिए और नैपसैक स्प्रेयर के मतलब उपयोग कर आप अपनी पौधे के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। जीवामृत के उपयोग से मिट्टी में नमी आते ही जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं।
घन जीवामृत से बीजों का अंकुरण भी अधिक मात्रा में होता है। घन जीवामृत के उपयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। घन जीवामृत के उपयोग से आप रासायनिक खेती की अपेक्षा कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके उपयोग से फसलों की चमक और स्वाद दोनों बढ़ता है। इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार किसान भाई कम लागत में घन जीवामृत का खेती में प्रयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसमें जो फायदे देखने को मिलते हैं, एक तो ये पोषक तत्व प्रबंधन करता है पौधे का, फिर जितने आपके ज़्यादातर जो जीव है या जो आपके कीट हैं या आपके जो रोग हैं उनसे भी इसमें क्या करता है, आपके पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ताकि उसके ऊपर वो उसका अटैक ना हो पाए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बारिश की अनियमितता और देरी के कारण कई किसान फसलों की समय से बोनी नहीं कर पाए और कहीं कहीं तो पानी की कमी के कारण फसलें सूख गई हैं। ऐसे में अब किसान इन खेतों में रामतिल की बोनी करके अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। रामतिल को किसान सरगुजा और नाइजर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए आप रामतिल की कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुआई के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रही हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुप्रिया सुपौल शिरीन। मैं आज सरगुजा के बारे में बताना चाहूँगी, जिसे किसान भाई चाहे हमारे झारखंड में इसे रामतिल या जटंगी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक प्रमुख तिलहनी फसल है और एक पारंपरिक फसल भी है जिसको हम बोलेंगे, जिसमें किसान हमारे पारंपरिक तरीके से माने काफ़ी दिनों से इसे लगाते आ रहे हैं। इस मौसम में जैसे अभी बारिश की कमी है, झारखंड में बारिश हो नहीं रही है, तो वैसे ये में किसान भाई अच्छा विकल्प है सरगुजा को अगर ले तो, जिससे कि खेत खाली ना रहे और अच्छी आमदनी ले सकते हैं। खेत की जैसे अभी समय है, धान का वो शायद लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, पर ऊपरी ज़मीन में या टार ज़मीन में अभी भी खेत खाली है। तो मैं चाहूँगी किसान भाइयों से कि लोग अभी खेत की तैयारी कर लें, जिसमें एक दो गहरी जुताई कर लें, पाटा चला लें और जितने भी खरपतवार हैं उन्हें निकाल लें, जिससे कि 1-2 सप्ताह में वे लगा सकते हैं। सरगुजा की खेती प्रायः अगस्त के मंथ में होती है, जैसे हम लोग वैज्ञानिक तरीके से बोले तो अगस्त माह इसके लिए सबसे उपयुक्त है। खेत की तैयारी के लिए देसी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की 2 बार गहरी जुताई कर पाटा लगा दें और इसके साथ ही जमीन की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए अंतिम जुताई के पूर्व लगभग 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में समान रूप से मिला दें। इसमें है 45 केजी यूरिया और 130 केजी MOP और 130 केजी SSP और 30 केजी MOP डाला जाता है। और यूरिया की आधी मात्रा सोइंग के समय और आधी मात्रा बाद में डालते हैं। जो आधी मात्रा बच गया है उसे हम 20 या 25 दिन में टॉप ड्रेसिंग के तौर पर डाल सकते हैं। तो सरगुजा में सबसे पहले प्रभेद का बात होता है, कौन सा प्रभेद ले, बीज कहाँ से लाएं। तो हमारे विश्वविद्यालय बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 4 वेराइटी
सेंट्रल लेवल से विकसित की गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में भी चलता है और झारखंड में भी है, जिसमें बिरसा नाइजर 1, 2, 3 और पूजा विकसित की गई है, जिसकी उपज क्षमता बहुत अच्छी है, करीब 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और समय है इसका मैच्योरिटी पीरियड लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाता है। तो किसान भाई यहाँ की वैरायटी को उपयोग में ला सकते हैं। सामान्य तौर पर बीज दर बुआई की विधि पर निर्भर करती है और सरगुजा की कतारों में बुआई करने पर 5 से 6 किलोग्राम साफ एवं स्वस्थ बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। वहीं छिड़काव पद्धति से बुआई करने पर 7 से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। फसल को शुरुआती अवस्था में रोगों एवं कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। सरगुजा में इसमें सोइंग की जो लगाने की विधि है वो एक महत्वपूर्ण विषय है कि किसान ऐसे ही छींट देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर छींट भी रहे तो उसे बालू मिलाकर करे, जिससे पौधे की दूरी मेंटेन रहे और पौधे अच्छे से विकसित हो। अगर किसान भाई लाइन से लाइन करते हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी होती है, लाइन से लाइन की दूरी, और प्लांट टू प्लांट है इसका 10 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद लगाने के बाद खरपतवार अगर आता है तो कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार निकाई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे पौधे अच्छे से विकसित होंगे और इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात है तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार का प्रकोप दिखाई देता है। इसमें फसल में निराई गुड़ाई करें। अगर खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए बुआई के पहले पेंडिमिथिलिन 3.3 दवा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तो इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता है, पर बढ़ने के लिए तो पानी चाहिए ही, इसलिए एक इरिगेशन अभी दे देना होगा सितंबर माह में, और एक फूल आने के समय देने से यह अच्छी उपज देता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बिजौली, जिला दरभंगा के महेंद्र कुमार ने। आपने आम की बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आम टूटने के उपरांत हम लोग को क्या क्या सावधानी अवलंबन करना है और क्या क्या करना है ताकि अगले साल अच्छा पैदावार हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आम तुड़ाई होने के बाद हम लोग को जो आम का जो टहनी है, जो बीमारी युक्त टहनी है, या फिर जो टहनी है कि दो आपस में पौधा के साथ सट रहा है, तो ऐसा टहनी को हम लोग को क्या करना है, कट कर देना है। मतलब मैं बताना चाहूंगी कटाई छटाई के बारे में। तो सबसे पहले कटाई छटाई बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ताकि जो सूर्य की रोशनी है वो आपके बगीचा के नीचे तक पहुंचे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें ब्लू कॉपर, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम से आता है, तो वो उसका हम लेप एक जो है लगा देंगे जहाँ पे कटी हुई पोर्शन है उसमें, और उसका हम पेड़ में स्प्रे भी कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार से। उसमें क्या होता है, जो भी फंगल इन्फेक्शन रहता है, फफूंद से जनित जो भी बीमारी रहता है, तो वो कम हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कटाई छटाई के बाद जो है खेत को बहुत अच्छे से जोतना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारा जो कीड़ा का अंडा रहता है वो खेत में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि हम स्प्रे तो ज़रूर कर देते हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद वो अंडा से फिर बच्चा निकल के फिर पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए तुड़ाई के बाद खेत को उत्तर दक्षिण की ओर से एक बार पूरा पश्चिम की ओर से अच्छा से जुताई करना बहुत ही आवश्यक है। उर्वरक या खाद का प्रयोग पेड़ के चारों तरफ एक थाला बनाकर करना चाहिए। 1 वर्ष के पौधे के लिए ऐसा थाला प्रमुख तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर पेड़ के घेरे के दायरे में बनाना चाहिए। मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक खोदकर उसमें उर्वरक मिलाना चाहिए। खाद मिलाने के बाद सिंचाई करें, जिसमें गोबर की खाद 10 किलोग्राम, अंडे की खली 5 किलोग्राम, यूरिया 200 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 ग्राम का प्रयोग करें। कृषि विभाग
से संपर्क करके प्रति वर्ष के हिसाब से उर्वरकों की मात्रा में बढ़ोतरी करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पौधा का जहाँ पे कैनोपी खत्म होता है, मतलब छाया जहाँ तक आता है, उस दूरी पे हम लोग एक रिंग बेसन बनाते हैं। किसान भाई जो भूल करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो खाद वगैरह जो डालते हैं वो पेड़ के पास ही डाल देते हैं। तो ये गलती कभी ना करे। हमेशा छाया जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे गोलाकार बेसिन बना लीजिए और उसी नाली में जो है खाद खली जो भी आपको डालना है, सिंचाई करना है, उसी में किसान भाई करे। तो ये अपनाना बहुत ही आवश्यक है। उसमें हम आप क्या कर सकते हैं कि ताकि वो ना करे। उसके बाद क्या करते हैं कि आप उसमें पोषक तत्व तो मतलब नाइट्रोजन जो है 100 ग्राम, पोटाश जो है 50 ग्राम, फास्फोरस जो है 50 ग्राम आप दे सकते हैं प्रति पौधा। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। और मैं बताना चाहूँगी कि आम में ये जो मीलीबग जो बोलते हैं, दूधिया शायद बोलते हैं इसको, तो उसमें क्या है उसका नुकसान वो करता है। स्पेशली जनवरी से लेकर के देखा जाता है कि मार्च के समय में। तो उसका क्या है, अंडा जो है वो जमीन में रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग नवंबर दिसंबर के टाइम में जो है पॉलीथीन गॉज 200 से 300 गॉज का पॉलीथीन शीट ले लेते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जमीन के नीचे से ऊपर तक उसको लपेट दे सकते हैं और ग्रीस से ऊपर और नीचे भाग टाइट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो कीड़ा है वो नीचे से ऊपर चढ़ नहीं पाता है। तो मैं ये आग्रह करूंगी कि किसान भाई खाद देने के बाद उसमें सिंचाई का प्रबंधन जरूर करें ताकि अगले साल वो अच्छा पैदावार ले सके। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।